खुश आमदीद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। हिंदुस्तान की आज़ादी की जो सीरीज़ हमने शुरू की हुई है, कवरिंग द पीरियड स्पेशली 1857 टू 1947, उसमें हम पिछले कई हफ्तों से उस थ्योरी को देख रहे हैं, टू नेशन थ्योरी को, जिसकी बुनियाद पे हिंदुस्तान की तकसीम हुई, यानी ऑन अ रिलीजियस बेसिस बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स। हाँ जी, मैंने मुख्तलिफ जो इसके एडवोकेट हैं, आइडियोलॉग हैं, हिंदुओं के भी और मुसलमानों के, दोनों का जिक्र किया है। और कई वीडियोस तो उनके इम्पोर्टेंट जो आइडियोलॉग्स हैं उन पे भी तैयार किए हैं। आज हम बरे सगीर के बहुत बड़े स्कॉलर, बहुत बड़े सोशल इमेंसिपेशन के चैम्पियन और मेरे ख्याल से उस ज़माने के सबसे पढ़े लिखे पॉलिटिकल लीडर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की जो पाकिस्तान पे पोजीशन थी, उसको वील हैव अ लुक एट इट। उन्होंने एक किताब लिखी थी जो मेरे ख्याल से दिसंबर 1941 में सबसे पहले पब्लिश हुई। इसकी बैकग्राउंड ये है कि 23 मार्च 1940 को लाहौर के अंदर पाकिस्तान यानी मुस्लिम स्टेट्स इन नॉर्थ वेस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न जोन्स ऑफ इंडिया, जहाँ पे मुसलमान मेजॉरिटी में थे, वो हो चुका हुआ था। और उसके बाद जो तहलका मचा कि जो उस ज़माने की कांग्रेस प्रेस थी और सिखों के जो अपने अखबार थे, और उसके बाद मुसलमान प्रो मुस्लिम लीग अखबार, इनमें बहुत बहस शुरू हो गई। और नाम पाकिस्तान तो खैर 1940 के रेजोल्यूशन में नहीं है, क्योंकि वो तो कॉइन किया था चौधरी रहमत अली ने, एंड आई हैव गिवन द बैकग्राउंड, सो लेट्स नॉट रिपीट इट। डॉक्टर अंबेडकर को द इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी जो है, ये कोई यूके का ग्रुप ही मुझे लगता है, जिसने कहा कि आप एक प्रॉपर रिसर्च बेस्ड स्टडी करें कि ये जो पाकिस्तान की डिमांड आई है, इसके ऊपर हम क्या पोजीशन ले सकें। तो डॉक्टर अंबेडकर ने जो किताब लिखी है, वो एक टिपिकली है स्कॉलरली किताब, लुकिंग एट एविडेंस एंड डूइंग इट इन ग्रेट डिटेल। हाँ जी, ये भी है कमाल इस किताब का। फिगर्स भी हैं, फैक्ट्स भी हैं, और साथ साथ होता यह है कि एक स्कॉलर पहले डेटा को देखता है, उसके बाद उसको इंटरप्रेट करने के लिए उस पर एक स्टैंड या पोजीशन लेने के लिए अपनी आर्ग्यूमेंट बनाता है। दिस इज हाउ स्कॉलरली बुक्स आर डन। तो अब बात यह है कि ऑर्गेनाइजिंग कॉन्सेप्ट कौन से थे इस किताब के, जिसका मैंने यानी जो डिस्कशन फिलहाल देखी है, उसमें लोगों ने आइडेंटिफाई तो कर लिए हैं, लेकिन उनको प्रॉब्लमेटाइज पूरी तरह करना चाहिए। यानी वो इस डिवीजन को ऑब्जेक्टिफाई कर जाते हैं। यानी कि हिंदुस्तान के अंदर दो कौमें थीं, टू नेशंस, हिंदूज एंड मुस्लिम्स। वो जो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज थी मसलन, उनका जिक्र यानी उनकी बुनियाद पे आर्गुमेंट नहीं करते कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का मौक़िफ़ क्या था और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का मौक़िफ़ क्या था। Not so systematically. Rather, for Indian National Congress, he uses the word Hindus, and for the Muslim League, he uses the word Muslims, which I think in itself is problematic. और उनकी किताब में इसको एक तरीके से माना भी गया है कि विदन मुस्लिम्स टू नेशन थ्योरी पे जो है एक ही ओपिनियन नहीं थी, बल्कि डिविजन्स थी। और हिंदुओं के अंदर भी टू नेशन थ्योरी के सपोर्टर्स थे। मसलन
सावरकर और आरएसएस, और उससे पहले वेरी इंटरेस्टिंग जो गदर पार्टी के वन ऑफ द थ्योरिटिशियंस थे उनका उन्होंने जिक्र किया, और मैंने ये कहीं पढ़ा भी था। लाला हरदयाल का भी उन्होंने जिक्र किया है। मैंने तो इसके अलावा भाई परमानंद की बात भी की थी। ये सारे यकीन रखते थे कि हिंदू और मुसलमान कभी एक स्टेट के अंदर अमन से नहीं रह सकते, और मुसलमानों की भी पोजीशन सर सैयद की, अल्लामा इकबाल की, चौधरी रहमत अली की हमने डिस्कस की है। तो इनके ऊपर डॉक्टर अंबेडकर इस सारी स्टडी में हिंदू वर्सेस मुस्लिम की बुनियाद पे अपनी किताब लिख रहे हैं। मेरे ख्याल से दिस इज नॉट entirely convincing because it conceals the divisions within Muslims and within Hindus. And that I don't think is a fair way of looking at the debate and the struggles which were going on at that time. But every author has a right to choose his concepts. तो उनके organizing concepts जो हैं वो हैं two objective categories, Hindus and Muslims. पहले वो देखते हैं what is the Muslim claim for the creation of Pakistan. वो क्या है? The creation of ethnically homogeneous administrative units. ये है कि जी पाकिस्तान क्यों बनना चाहिए। कि जो होमोजीनियस ग्रुप्स जो हैं जिसमें मुसलमान हैं और मेजॉरिटी में हैं, उनको अलग करके आप सेपरेट सॉवरन स्टेट्स बनाएं। यही है ना जुबान उसकी लाहौर रेजोल्यूशन की, कि सॉवरन एंड इंडिपेंडेंट स्टेट्स, इस किस्म की है जुबान। वेरी वेग बट दैट्स व्हाट ही इज कोटिंग। और क्योंकि उसके अंदर रेजोल्यूशन के अंदर कहा गया था कि मुसलमान चाहते हैं राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की बुनियाद पे कि उनको उनके मुस्लिम स्टेट्स बनाई जाए जहां मुसलमान प्रीडोमिनेंट मेजॉरिटी में है। प्रीडोमिनेंट का मतलब है 50+। एक्चुअली तो इट शुड बी अबाउट 80 इफ यू वांट टू यूज द वर्ड प्रीडोमिनेंट, बट इट सिंपली मीन्स मोर देन 50। क्योंकि पंजाब के अंदर मुसलमान जो थे 57.1% थे, और बंगाल के अंदर 52% थे। द रेस्ट वर ऑल हिंदूज, और पंजाब में हिंदूज एंड सिख्स। एनी हाउ, और वो उन्होंने कहा है कि मुसलमान इसलिए भी चाहते हैं कि जो हिंदू अपनी मेजॉरिटी है ना, उसको डेमोक्रेसी के ज़रिए एक्सप्लॉयट करना चाहते हैं, मुसलमानों को दबाने के लिए, उनके राइट्स को डिनाई करने के लिए। ये डॉक्टर अंबेडकर की रीडिंग है। अब वो देखते हैं कि हिंदुओं की पोजीशन इसके खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ क्या है। What he means by Hindus, let me say it again, is the Indian National Congress. क्योंकि महासभाइत तो चाहते थे कि एक हिंदुस्तान अगर यूनाइटेड भी रहे तो मुसलमान सेकंड रेट सिटीजन्स हों, और आरएसएस ने तो गोवलकर ने तो कह भी दिया था कि या इनको यहाँ से निकाल दो, या इनको एक वो क्या कहते हैं, एक नया मुसलमानों का दलित ग्रुप बना दो जिसके पास कोई सिटीजनशिप राइट्स ना हो। तो उधर से भी ये पूरी पोजीशन थी। द ओनली पार्टी वी स्टूड अगेंस्ट ऑल दीज डिमांड्स, मुस्लिम लीग के और महासभाइत और आरएसएस के, वो तो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी। ठीक है। सो व्हाट इज द हिंदू ऑब्जेक्शंस? एक तो है कि ये इंडिया की यूनिटी ब्रेकअप कर देगी, और डॉक्टर अंबेडकर लाइक मैनी अदर सेज कि ये इंडियन यूनिटी जो है ये तो अंग्रेज़ों के दौर में ही पैदा हुई है। उससे पहले एम्पायर्स थी, और ठीक है कभी यूनाइट हुआ कभी नहीं हुआ, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ।
और एक और जो आर्गुमेंट है कि डिवाइडेड इंडिया जो है वुड मीन अ वीकर इंडिया अगेंस्ट फॉरेन एग्रेशंस। और डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि ये भी कोई इतनी कन्विंसिंग बात नहीं है, क्योंकि मुसलमान अगर इस हिंदुस्तान में रहेंगे तो वो कभी लॉयल टू इंडिया या एक हिंदू डोमिनेटेड स्टेट में नहीं होंगे। यू कैन नेवर डिपेंड ऑन द लॉयल्टी एंड द कमिटमेंट टू इंडिया। दे कैन बी टेम्पटेड टू सपोर्ट द इन्वेडर्स। यानी ये वो आर्ग्यूमेंट्स हैं जो हिंदू राइट विंग ने इस्तेमाल की कहने के लिए कि मुसलमानों को निकालो यहाँ से, क्योंकि ये अगर पैन इस्लामिज़म के चक्कर में आके और वहाँ से जो इस्लामिक स्टेट्स हैं उनका हिस्सा ना बन जाए। मैंने आपको बताया भी है ये पूरा हिंदू राइट में ये डर रहा है कि या इनको फोर्सिबली कन्वर्ट करो। वो कैसे कन्वर्ट करो भाई? हिंदुज़म में तो कन्वर्शंस का कोई एक फार्मूला ही नहीं है। अभी वो वसीम रिजवी ने किया है तो वो एक बहुत बड़ा एक्ट माना जा रहा है। हाँ जी, हालांकि उस पर कई मैंने देखा है पंडितों ने शोर भी मचाया है कि ये जो तईगी बन गया है ये तो ब्राह्मण होते हैं, तो ब्राह्मण इज बॉर्न, और हिंदुइज्म में तो कन्वर्शंस है नहीं। आई एम फॉलोइंग द डिबेट ऑल अराउंड। ठीक है। और तीसरी बार जो थी कि जी कम्युनल प्रॉब्लम इससे तो सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि कई मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर रह जाएंगे अनलेस देयर इज अ कंप्लीट एक्सचेंज ऑफ पॉपुलेशन। कांग्रेस का तो बिल्कुल एक तो थी कि दे डिडंट वांट द पार्टीशन। दे बिलीव्ड कि मुसलमान और हिंदू एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर अमन से रह सकते हैं। हाँ जी। और महात्मा गांधी का तो ही एक्सेप्ट्स। मैं उन पे आता हूँ अभी। ठीक है। ये दोनों पोजीशंस देखने के बाद फिर अंबेडकर देन सेज कि ही इज़ गोइंग टू नाउ एनालाइज कि क्या पाकिस्तान बनने से जो कम्युनल प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकता है या नहीं। आई थिंक दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। मेरे ख्याल से इट्स प्रॉब्लमेटिक टू लुक एट द पोजीशंस ऑन पाकिस्तान एज हिंदू वर्सेस मुस्लिम, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर फेल्स टू एक्सप्लेन कि इफ़ how is the Indian National Congress a Hindu party? Not by its ideology and not by its membership. अगर membership में मुसलमान कम हैं तो उसकी तो 1909 का एक्ट है जिसने मुसलमानों को इनकरेज किया कि आप सेपरेटली ऑर्गेनाइज करें अपने इंटरेस्ट को डिफेंड करने के लिए। एवरीबॉडी इज एग्रीड कि दिस दिस device effectively removed Muslims from joining the Indian National Congress। लेकिन उसके बावजूद एविडेंस यही बताता है कि बहुत मुसलमान इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ थे। हाँ जी। लेकिन इसकी बात ये भी अम्बेडकर इज राइट, 1940 रेजोल्यूशन के बाद मुस्लिम लीग की पॉपुलैरिटी बहुत इट क्विकली गेन ग्रेट इम्पोर्टेंस। ये उससे पहले तो ये एक एलीट पार्टी थी। मैंने बताया 1938 में लाहौर के अंदर तो मुस्लिम लीग का ऑफिस भी नहीं था अनटिल 1938। ये जो मुस्लिम लीग के चंद लीडर थे, अलामा इकबाल और सर शफी और बाकी जितने हैं, ये घर बुला लेते थे लोगों को और वो मुस्लिम लीग होती थी। मुस्लिम लीग की जो 1500 मेंबरशिप थी, जिसमें आधे से ज़्यादा जो अपनी एनुअल मेंबरशिप फ़ी है वो भी नहीं थे देते। मगर लाहौर रेजोल्यूशन के बाद आई हैव टोल्ड यू हाउ द ब्रिटिश लॉर्ड लिनलिथगो टोल्ड जिन्ना कि भाई यू हैव टू कम अप विद कॉन्क्रीट प्रपोजल, व्हाट डू यू वांट। तो तब लाहौर रेजोल्यूशन जो है उसके अंदर सेपरेट स्टेट्स मांगी गई। सो द ब्रिटिश इनकरेजमेंट
Ambedkar doesn't mention at all the British role in making such a demand so central to what was going on in Indian politics. And that, I think, in itself is a highly objectionable way of looking at the demand for Pakistan. But ठीक है, as I said, every author has a way of approaching his research, material and interpret it. ठीक है. अच्छा, वो कहते हैं कि पाकिस्तान तब ही बन सकता है अगर इसको पूरा होमोजीनियस बना दिया जाए. यानी जो चौधरी रहमत अली की पोजीशन थी, या जो हिंदू एक्सट्रीमिस्ट की उधर से पोजीशन है कि सारे मुसलमानों को यहाँ से निकालो या इनको कन्वर्ट कर लो. हाँ, कि अगर आपने वाकई ये करना है तो फिर होमोजीनियस मुसलमान पाकिस्तान हो और होमोजीनियस एक हिंदुस्तान हो. होमोजीनियस को आजकल लोग होमोजेनस भी कहते हैं. आई लुक्ड एट द प्रोनाउंसिएशंस. The classic correct pronunciation is homogeneous, but now currently homogeneous भी कहा जाता है. तो आपकी अगर if you are into novelty hunting, आप homogeneous भी कह सकते हैं. Both are correct. हाँ, अब मैं आता हूँ कि अंबेडकर, इंस्टेड ऑफ टॉकिंग ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ना डॉक्टर उन्होंने अबुल कलाम आज़ाद की बात की है, ना उन्होंने जमीयत उलमा हिंद की जो सपोर्ट थी टू द कांग्रेस उसकी बात की है. एंड दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज इन हिज अप्रोच ऑन दिस प्रॉब्लम. लेकिन ही टॉक्स अबाउट गांधी. ही सेज कि this is very interesting. He says that Gandhi tried his very best at all costs कि वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी हो. और वहाँ पे मैंने देखा है आजकल कहा जाता है कि गांधी जी अपीसमेंट. अंबेडकर यूजेस दिस कि गांधी की जो अप्रोच थी टू द मुस्लिम्स वो अपीसमेंट की थी, कि उनके जो अग्रेशन भी थे उनके ऊपर भी उन्होंने पर्दा डाल दिया और ये कर दिया और वो कर दिया. एंड सो ही सेज के ये गलत था. सेटलमेंट होनी चाहिए. सेटलमेंट होती है ऑन प्रिंसिपल्स. अपीसमेंट होती है कि यू वांट टू कैरी द मुस्लिम्स विथ यू एट ऑल कॉस्ट, विच ही थॉट और विच ही थिंक्स इज अनएक्सेप्टेबल. इट्स अनवर्केबल. इट्स लिविंग इन एन इमेजिनरी वर्ल्ड. हाँ जी. बट वो उन्होंने ये भी कहा है कि जो मुसलमानों की तरफ से फिर है कि ये बाद में बातें हुई हैं. हाँ, लेट मी से लाइक दिस. वो कहते हैं कि अगर होमोजीनियस या होमोजेनस पाकिस्तान और इंडिया बनाना है, और दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग. पंजाब की पार्टीशन और बंगाल की पार्टीशन भी होनी चाहिए. दिस इज़ व्हाट डॉक्टर अंबेडकर इज सेइंग. तो आयशा जलाल और उनके फॉलोअर्स ने जो कहा है कि ये नेहरू वांटेड द पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड पंजाब इन ऑर्डर टू क्रिएट द नेहरू डायनेस्टी, उसकी यानी इट मेक्स नो सेंस टू मी. दिस आइडिया इज एक्चुअली व्हाट अंबेडकर सेज इज एक्सेप्टेबल. क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, एंड अंबेडकर वॉज फुली इन्फॉर्म्ड. 23-24 को ये लाहौर रेजोल्यूशन आया. विद इन अ वीक पंजाब के अंदर जो सिख नेशनलिस्ट पार्टी थी सुंदर सिंह मजीठिया की, उनका बयान है
कि अगर मुसलमान हिंदुस्तान की तकसीम करवाएंगे तो हम कभी ऐसे कम्युनल पाकिस्तान में नहीं रहेंगे, यानी वी विल डिमांड द पार्टीशन ऑफ पंजाब। तो इट ऑलरेडी वाज इन द पब्लिक, और कांग्रेस ने इस डिमांड को कब जाके सपोर्ट किया है? नॉट इन 1940, ऑन द 8th ऑफ मार्च 1947, आखिर में जाके जब उन्होंने देखा कि अब अंग्रेज जा रहे हैं और वो पार्टीशन ही करके जाएंगे। तो डॉक्टर अंबेडकर इज राइटिंग दिस बुक इन 1941, पब्लिश हुई थी। तो उसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि अगर होमोजीनियस बनाने हैं ना ये दो मुल्क, तो इनकी भी डिवीजन होगी दोनों प्रोविंसेस की, ठीक है। और वो कहते हैं कि मुसलमान जो है ना कभी अब क्योंकि वो चाहते ही हैं कि अलग मुल्क बने, तो अगर आप कोशिश भी करेंगे कि उनको किसी तरीके से 50% रिप्रेजेंटेशन दे दी जाए, ये वो, स्टिल दे विल नॉट बी लॉयल टू यू। यानी ये ऑब्जेक्टिफाई उन्होंने कर दिया है कि द मुस्लिम्स कैन नेवर बी लॉयल टू अ नॉन मुस्लिम गवर्नमेंट। और वहाँ पे इस्लामिक लॉ की भी बात की है, दारुल हरब, विच मीन्स द अबोर्ड और द टेरिटरीज ऑफ द enemy, and Darul Islam, which means the territories of the Muslims where the Sharia is in application। हालांकि जो ऑटोमन एम्पायर थी उसका भी उन्होंने जिक्र किया है कि आफ्टर ऑल इट ब्रोक अप फाइनली। ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर का भी जिक्र किया है कि इट ऑल्सो ब्रोक अप बिकॉज जो नेशनलिस्ट ग्रुप्स थे वो एक दूसरे के साथ नहीं थे रहना चाहते। ये मुझे समझ आती है कि अगर एक दफ़ा नेशनलिस्ट एक मूवमेंट शुरू हो जाए और अवाम को वो कैरी कर ले, तो उसको अकोमोडेट करना जो है, यू मे नॉट सक्सीड एवरी टाइम बट यू ऑल्सो सक्सीड मैनी टाइम्स। कई दफ़ा ये कोशिश हुई है कनाडा के अंदर फ्रेंच और इंग्लिश स्पीकिंग की, लेकिन वो डिफ़ीट होती रही है। खैर डेमोक्रेटिकली अभी तक डिफ़ीट हुई है। स्कॉटलैंड के अंदर ये डिमांड कई दफ़ा आई है, अब तो द इंग्लिश हैव कंसीडर्ड कि आप ये, लेकिन जनरली स्टेट्स डू नॉट वांट दैट टेरिटरी टू बी टेकन अवे सिंपली बिकॉज ये देखें अभी जो आप यूक्रेन का जो प्रॉब्लम है ये क्या है, रशिया जो इतना बड़ा मुल्क है वो भी नहीं चाहता कि यहाँ पे ये यूक्रेन के अंदर वेस्टर्न पावर्स आगे आ जाएं। एंड रिमेंबर, रशिया इज़ अ न्यूक्लियर पावर ओनली सेकंड टू द अमेरिकन्स, बल्कि ज़्यादा वेपन उनके पास हैं। तो अगर वो अपनी टर्की ने का पहले तो डिसमेंबरमेंट हो गई, लेकिन जो अतातुर्क का टर्की है उसके ऊपर कुर्दों के साथ जो झगड़ा है वो क्यों अकोमोडेट नहीं होता? स्टेट्स डू नॉट वांट दैट टेरिटरी टू बी टेकन अवे बिकॉज दे हैव द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ colonial invasions and exploitations। इसीलिए हिंदुस्तान की बॉल्कनाइजेशन जो होती, कई लोग कहते हैं जी आज़ाद पंजाब, आज़ाद सिंध, होना क्या था कि सिंध की अपनी आर्मी, पंजाब की अपनी आर्मी और यूपी की अपनी आर्मी, इतनी फ़ौजें यहाँ पे हो जाती। आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान इतना जो ख़र्चा होता है फ़ौजों को मेंटेन करने पे, उसको आप कोई, अगर आप यहाँ पे हाउ मेनी स्टेट्स, लेट्स से 50 स्टेट्स, तो 50 टाइम मल्टीप्लाई कर दो यार। और जो दुनिया के अंदर जो इस वक्त बड़ी पावर्स हैं वो कौन है जिनके पास बड़ी टेरिटरी है? चाइना, द यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया। द स्मॉलर द स्टेट द लेसर। अब ठीक है इजराइल का एग्जांपल दे देंगे, बट इजराइल को तो तैयार अमेरिका ने किया है ना। मिडल ईस्ट ऑयल को अल्टीमेट अरबों पे उनकी यकीन नहीं है। सो द इजराइल इन अ वे इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ अमेरिकन प्रेजेंस इन द मिडल ईस्ट। भाई इस तरह भी आप देखो। एक और वो बात करते हैं विच इज़ रॉन्ग। वो कहते हैं कि जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी है ना वो प्रीडोमिनेंटली पंजाबी मुस्लिम है। नाउ द नो डाउट द ब्रिटिश इंडियन आर्मी में मुसलमानों का सेगमेंट उनकी परसेंटेज से बहुत बड़ा था।
यानी मुस्लिम्स इन 1941 सेंसस के मुताबिक अगर हम ब्रिटिश इंडिया को लें तो दे वर 24.9%, और अगर नहीं 26.9%, और अगर ये है 565 प्रिंसली स्टेट्स को भी इंक्लूड करें तो उनकी परसेंटेज कम हो जाती है टू 24.9%। 2% का फ़र्क पड़ जाता है क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स के अंदर मुसलमानों की प्रोपोर्शन कम थी। अच्छा, डॉक्टर अंबेडकर मसलन ही डजंट लुक एट द फैक्ट कि जो मॉडल इस सब कॉन्टिनेंट में आया, जो भी यहाँ का रूलर हुआ, उसने बाकी कम्युनिटीज़ को भी अकोमोडेट किया, और द फिक्शन हैज़ ऑलवेज बीन दैट द रूलर इज़ द प्रोटेक्टर ऑफ ऑल कम्युनिटीज़। जहाँ जहाँ कुछ रूलर्स ने एक क्या कहते हैं अग्रेसिव पॉलिसी की, वहाँ पे रिएक्शन बहुत हुआ। औरंगजेब के ख़िलाफ़ हुआ तो फिर मुग़ल एम्पायर के तितर बितर हो गई। हाँ जी, मैं देख रहा था राजपूताना के अंदर ये जो हैं राजपूतों की स्टेट्स हैं, उनमें कई जगह पे उन्होंने चीफ मिनिस्टर या दीवान जो है मुसलमान रखे हुए थे। पटियाला का दीवान मुस्लिम थे, कपूरथला के दीज वर सिख प्रिंसली स्टेट्स, और ये यहाँ की विजडम थी कि आपने सबको कैरी करना है। सो डॉक्टर अम्बेडकर डजंट टेक इनटू अकाउंट द ग्रेट विजडम ऑफ दिस रीजन एज वेल, जहाँ पे लोगों ने मिल के ऑर्थोडॉक्सी को अपोज किया। और प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स तो यही होती है ना कि आप स्टेट के अंदर जितनी ज़्यादा लॉयल्टी पैदा कर लें उतनी कम है। और डॉक्टर अंबेडकर ये भी नहीं बताते कि सुल्तानेट के बाद ये खिलजियों ने लोदियों से खिलजियों ने, उससे पहले तुगलक्स ने एक दूसरे के साथ लड़ाई कर के हुकूमत की, और जब मुग़ल आ गए तो मुग़लों का साथ जो बुरा हाल किया है उन्होंने, नादर शाह ने, द इरानियन हु केम विद अफगान ट्रुप्स, और अहमद शाह अब्दाली ने भी मुग़लों की एम्पायर को अटैक किया और उसे कमज़ोर किया। मराठों ने किया, उसका जिक्र बहुत होता है, बट I mean, you have to look at the facts. People wanted to find wealth, find power, and they fought one another without any real consideration for the religion of the other side. अब ये भी बताते हैं लोग, मैंने तो वो सुना है कि शिवा जी के जो पता नहीं इमीडिएट बॉडी गार्ड थे ये, वो मुसलमान थे। इफ़ दैट इज़ ट्रू, so what does this prove? कि आपके सबसे ज़्यादा हीरो जो हैं उनके ऊपर भी, उनको भी ये विजडम थी कि नॉट ऑल मुस्लिम शुड बी ट्रीटेड एज वन एंड नॉट ऑल हिंदूज शुड बी ट्रीटेड एज वन कम्युनिटी। इसे तो स्टीरियोटाइपिंग कहा जाता है। बट डॉक्टर अंबेडकर, आई एम सॉरी टू से, उनका जो काम कास्ट ओप्रेशन के ख़िलाफ़ है वो आउटस्टैंडिंग है। उनकी जो स्ट्रगल है दलित्स के हकूक़ के लिए वो भी आउटस्टैंडिंग है। ऑल्दो लेट मी से, अब ये क्योंकि महात्मा गांधी पे डॉक्टर अम्बेडकर की बहुत हार्श पोजीशन है। द थिंग इज़ कि अंग्रेज़ों ने डॉक्टर अम्बेडकर को हमेशा प्रमोट किया, और डॉक्टर अम्बेडकर ने हमेशा सोचा कि अंग्रेज़ों की सपोर्ट से वो अपर कास्ट हिंदुओं का जो जुल्म है ना उसको रोक सकेंगे। आई कैन फुली अंडरस्टैंड। लेकिन अंग्रेज़ों ने, वाई डिडंट दे अबॉलिश अनटचेबिलिटी? They could have. They did not. Maybe ये भी कहा जा सकता है कि 1857 की अपराइजिंग जो है, जिसे वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं, उसमें लोगों के कस्टम्स और ट्रेडिशंस के साथ इंटरफियर ना करने की उन्होंने कसम खाई थी कि अब हम नहीं करेंगे। लेकिन सती तो उन्होंने रोकी। They could have abolished untouchability. और कांग्रेस ने, मैं आपको बताता हूँ, 1920s के अंदर इलेक्शन जब होते थे, अभी तो 1935 का एक्ट नहीं आया था,
तो पंजाब के एक बहुत बड़े लैंडलॉर्ड जो अंग्रेज़ों के बहुत करीब भी थे और बाद में ब्रीफली पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी बने, फिरोज़ खान नून, उनकी किताब मेरे पास है, उसमें वो लिखते हैं कि यार 1920s में पंजाब कांग्रेस ने गुजरांवाले में एक स्वीपर को और लाहौर में एक नाई को टिकट दे दिया और ये जीत भी गए। तो उन्होंने बुरा मनाया कि यार ये क्या हरकत है, हम लैंडलॉर्ड हैं, हम ये ऊंची ज़ात के लोग हैं, बट कांग्रेस इस किस्म की प्रोवोकेशंस करती थी। तो कांग्रेस वॉज नॉट रिप्रेजेंटिंग डॉगमेटिक हिंदुइज्म। ठीक है, उनके लीडर हिंदू थे, कुछ बिलीविंग हिंदू थे, कुछ रिफॉर्म्ड हिंदू थे, कुछ एथिस्ट भी थे जिस तरह, और एग्नोस्टिक्स व्हाटएवर यू वांट टू कॉल, जवाहरलाल नेहरू एंड मेनी अदर्स। कई कम्युनिस्ट पार्टी, सारी कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया की जो है 41-42 तक तो कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से अपना काम करती रही है। इतने ज़्यादा लोग वो भी थे इनके साथ। इट वॉज एन ओपन फ्रंट फॉर ऑल दोज फोर्सेस हु वांटेड द फ्रीडम ऑफ इंडिया। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने इन सारी चीज़ों को हिंदू वर्सेस मुस्लिम बना दिया। और वो कहते हैं कि हाँ, व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ द मुस्लिम्स इन द ब्रिटिश इंडियन आर्मी? वो कहते हैं ज़्यादातर मुसलमान हैं। नो, इट वॉज समवेयर बिटवीन 36 and 42%, हाइस्ट एट वन पॉइंट ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 42, बाद में ये 36 के करीब आ गए हैं परसेंटेज। सो मेजॉरिटी तो फिर भी हिंदू ही थी ब्रिटिश इंडियन आर्मी में, क्योंकि इतना बड़ा हिंदुस्तान था, मद्रास से लेके ये वो कहाँ से वो लोग लेते थे। उनमें पंजाब के अंदर सिखों की ओवर रिप्रेजेंटेशन थी। उन्होंने ये जो गुरकाज है उनको भी उसके अंदर डाला हुआ था, जो कि मिलिटेंट हिंदूज थे। तो आई एम सॉरी टू से डॉक्टर अम्बेडकर्स रेफरेंस टू द स्टैटिस्टिक्स is not very faithful to the facts. वो ग्लॉस ओवर कर रहे हैं इन चीज़ों के अंदर। जैसे मैंने कहा, मुसलमानों ने एक दूसरे के साथ कौन सा झगड़ा नहीं किया। जब ये आए भी हैं तो उसके बाद डायनेस्टीज चेंज हुई हैं, उसमें इंटरनल पैलेस रिवोल्ट भी हुए हैं, उन्होंने बाहर से हमले भी हुए हैं, और मुग़लों के ऊपर, मुग़लों के साथ भी जंग हुई, और मुग़लों का सत्यानाश बाद में नादर शाह के हमले ने किया, और बाद में अहमद शाह अब्दाली एंड द रेस्ट। ठीक है, मराठा, वो मराठा नेशनलिज्म इज़ अ न्यू थिंग टू टेक केयर ऑफ, कि नहीं जी अंग्रेज़ों ने तो यहाँ पे हुकूमत जो है मराठों से ली है। वेल, राइट इन वन वे, बट ट्रेडिशनली तो यहाँ पे जो एम्पायर थी वो तो मुग़ल एम्पायर थी, जो कमज़ोर कई वजह से हुई। सिखों के साथ झगड़े उनके हुए, जाट जो हैं उन्होंने भी अपराइजिंग्स की, लेकिन जब फ्रीडम स्ट्रगल हुई तो किसी ने शिवाजी को तो नहीं अपना हीरो उसको कहा, यानी ओके शिवाजी वॉज नॉट अलाइव, बट दे ऑल केम टू बहादुर शाह जफर, बिकॉज हिस्टोरिकली बहादुर शाह जफर वॉज द डी जोरो एम्परर ऑफ इंडिया since the beginning of the 19th century. The Mughal Empire had been reduced to simple figurehead. बादशाह जफर से पहले भी जो लोग थे उनकी कोई पावर नहीं थी, लेकिन एक सिंबॉलिक वैल्यू तो होती है ना। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि डॉक्टर अम्बेडकर की ये जो अप्रोच है, आखिर में वो आके कहते हैं कि भाई देखो, बात सुनो, फैक्ट तो ये है कि मुसलमानों के बाद के पास ऑलरेडी अपनी मेजॉरिटीज़ है, और जहाँ वो मेजॉरिटी में है वहाँ उनके पास हुकूमत है। तो अगर वो मुसलमान फिर भी इंसिस्ट करें, बिकॉज ही सेज के दे विल नॉट बी लॉयल टू इंडिया, दे विल ऑलवेज वांट टू बी सेपरेट, तो उनको पाकिस्तान दे दो, वरना पाकिस्तान तो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करता ही है और पार्टीशन की कोई ज़रूरत नहीं है। सो राइटिंग दिस होल बुक more or less in favor of the partition, looking at the facts carefully, but not very objectively, I must say. At least that's what I feel. लेकिन आखिर में वो ये भी कहते हैं कि पार्टीशन
अगर वो चाहते हैं तो कर दें, वरना पार्टीशन के बगैर भी मुसलमानों की जहाँ पे मेजॉरिटी है उनके पास हुकूमतें भी हैं. सो आई वुड एंड हेयर बाय सेइंग कि डॉक्टर अंबेडकर. अच्छा, एक सवाल यहाँ पे, मैंने किताब जो जिन्ना वाली किताब में भी इस पे बात की है कि वाई डिड डॉक्टर अंबेडकर नॉट डिमांड अ सेपरेट स्टेट फॉर द दलित्स. ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है. इसमें कोई शक नहीं, मुझे लाख ये हिंदू जो राइट विंग और अपोलोजिस्ट और रिविजनिस्ट कहें कि नहीं जी, ये जो कास्ट सिस्टम है ये तो मुसलमानों के आने के बाद मजबूत हुआ और अंग्रेज़ों ने इसको ये किया, ऑल दैट probably also happened, but it existed in your scriptures भाई. मानुस्मृति में और बाकी जगह पे भी है. कब ये सोलिडिफाई हो गया? ठीक है, शुरू में ये डिवीजन ऑफ लेबर की कोई फॉर्म थी, लेकिन जब से ये हेरेडिटरी यानी कि बाप से बेटे और बेटे से आगे चलने का सिलसिला हो गया, तो वो तो 2000-2500 साल पुराना ही है. हाँ जी. Why didn't he demand a separate state for the Dalits? He wanted separate electorates, right? And he wanted कि जहाँ पे दलित हैं वहाँ पे उनको वो क्या कहते हैं कुछ, क्योंकि ये बात भी तो सही है ना, उनका उनके साथ जुल्म क्या था कि गांव के अंदर, जो गांव के अंदर अपर कास्ट रहती थी या जो भी हैं, ओबीसीज भी रहते होंगे, लेकिन इनको हमेशा गांव के बाहर और गंदे इलाके में रखा जाता था. तो आई कैन अंडरस्टैंड डॉक्टर अंबेडकर रियलाइजिंग कि उनकी कम्युनिटी के साथ कितना जुल्म हुआ है. मे आई टेल यू अ स्टोरी. एक दफ़ा एक इंडिया से आए, आई थिंक ही वॉज एन एसोसिएट प्रोफेसर यहाँ पे स्टॉकहोम में कॉन्फ्रेंस पे. तो एज आई ऑलवेज डू, मैंने उन्हें घर बुला लिया खाने पे, and we had cooked many things. तो when he sat with us, उन्होंने कहा कि ये देखें, मैं अब तो प्रोफेसर हूँ, लेकिन मेरे दादा जो थे वो शायद ये जो अंबेडकर वाली कास्ट ही है, माहर कास्ट ही थी, आई एम नॉट श्योर, बट ही वॉज एन अनटचेबल, सो कॉल्ड अनटचेबल. वो कहते हैं कि जब वो अपने गांव में एंटर करते थे तो उनको एक टली बेल रिंग करनी पड़ती थी ताकि जो अपर कास्ट हिंदू हैं वो उनके साय से बच जाएं. हाँ जी. और वो कहते हैं वो एक झाड़ू भी लेके फिरते थे कि जहाँ जहाँ उनके पाँव कदम पड़े हैं उनको भी वो साफ करना पड़ता था. लेकिन अनटचेबिलिटी किसने ख़त्म की? इंडिपेंडेंट इंडिया ने. हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर? जवाहरलाल नेहरू. अंग्रेज़ों ने तो नहीं की. और मेरी जिन्ना वाली किताब आप ज़रूर देखें, जब कैबिनेट मिशन प्लान की बातें हो रही थी, वेरी इंटरेस्टिंग किताब के अंदर है, लोगों ने नोटिस नहीं किया तो अब भी करें, आप जाके पढ़ें. उसके अंदर अंग्रेज़ों के साथ जब कैबिनेट मिशन की डिस्कशन, आई थिंक ये 4th, 5th, 6th, 7th, 8th अप्रैल की बात है, ये उस ज़माने में सबको मिले हैं. तो अंबेडकर ऑल्सो केम एंड द ब्रिटिश टोल्ड हिम पॉइंट ब्लैंक, यानी साफ कह दिया. उन्होंने कहा देखो, हम तो जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू ट्रांसफ़र पावर, और हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकते. हमारी एडवाइस क्या है? गो एंड रीड इट, आई हैव कोटेड. सीक सपोर्ट फ्रॉम द लेफ्ट विंग ऑफ द कांग्रेस पार्टी. व्हाट वाज द कांग्रेस पार्टी लेफ्ट विंग? जवाहरलाल नेहरू और जो बाकी ये अपना सोशलिस्ट कह लें आप, कम्युनिस्ट सिंपथाइजर्स कह लें, ये उनकी बात कर रहे थे कि अगर आपको अब प्रोटेक्ट कोई कर सकता है तो वही करेंगे. और एक और बात, डॉक्टर अंबेडकर ने सारी उम्र कांग्रेस को अपोज किया, अंग्रेज की मदद चाहिए. आई कैन अंडरस्टैंड हिज फियर्स, हिज कंसर्न्स, लेकिन एवरीबॉडी न्यू कि द इंग्लिश विल नॉट बी देयर फॉर एवर. ठीक है. तो कांग्रेस को टिल द वेरी एंड ये अपोज करते रहे, लेकिन
कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया के अंदर, वैसे तो वो उस ज़माने में सारे इंडिया की थी, ही वॉज द ओनली वन, ईस्ट बंगाल से उनको इलेक्ट कराया था जोगिंदर नाथ मंडल ने. मंडल केम टू पाकिस्तान बट नॉट डॉक्टर अंबेडकर. वो तो थे ही बॉम्बे के रहने वाले, महाराष्ट्र के. सो ही डिडंट माइग्रेट टू पाकिस्तान, ही स्टेड देयर. ही वॉज द ओनली मेंबर. ठीक है, उनकी लर्निंग ये वो सारी दुनिया जानती थी. द कांग्रेस कुड हैव इग्नोर्ड हिम, ही कुड हैव अटेंडेड द मीटिंग्स. किसने चेयरमैन बनाया उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी का? ऑफ कोर्स द कांग्रेस पार्टी की मेजॉरिटी थी. अगर वो ना चाहते तो इनका कोई चांस ही नहीं था. और जैसे मुझे समझ आई है, ये महात्मा गांधी के पास वो क्या कहते हैं, वन ऑफ द लेडी, यार जो सिख कपूरथला की प्रिंसेस थी, कहते हैं उन्होंने सजेस्ट किया. लेकिन गांधी जी ने जो स्टैंड लिया, जो मैंने सुना है, ये एक इंडियन एम्बेसडर है, एम्बेसडर नाजरत क्रिश्चियन साउथ इंडिया से. दिस इज़ व्हाट ही सेज कि व्हेन दिस आइडिया कि गांधी जी को, डॉक्टर अंबेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया जाए, तो जवाहरलाल नेहरू अपोज्ड, कि ही अपोज्ड, अंबेडकर अपोज्ड द फ्रीडम मूवमेंट एंड द कांग्रेस पार्टी ऑल हिज लाइफ. तो हाउ कैन वी डू इट? तो कहा जाता है कि गांधी जी ने कहा कि जवाहरलाल, आर वी मेकिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कांग्रेस पार्टी और फॉर इंडिया? और फिर नेहरू केप्ट क्वाइट. इसमें कोई शक नहीं कि बाद में कैबिनेट के मिनिस्टर, वो लॉ मिनिस्टर भी रहे, और जवाहरलाल नेहरू और उनके रिलेशनशिप कोई अच्छे नहीं थे. एंड ही लेफ्ट फाइनली, क्योंकि ही सेड दैट द इंडियन प्राइम मिनिस्टर डजंट रियली मेक यूज ऑफ हिम. आई कैन अंडरस्टैंड दैट. एंड हो सकता है जवाहरलाल नेहरू प्राइवेटली हेल्ड दिस व्यू कि इस बंदे ने सारी उम्र हमें अपोज किया है, और चलो ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी की और कॉन्स्टिट्यूशन तो बन गई है, एंड ही इज़ द लॉ मिनिस्टर. बट उन्हें ज़्यादा कल्टिवेट नहीं किया. डॉक्टर अंबेडकर की ये ग्रीवेंस मैंने इसलिए जिक्र कर दिया ताकि मेरे पे ये इल्ज़ाम ना लगे कि मैं नेहरू को कोई डिफेंड कर रहा हूँ. आई एम जस्ट टेलिंग यू कि अनटचेबिलिटी को अंग्रेज़ ख़त्म कर सकते थे, दे डिड नॉट. बल्कि उन्होंने ये जो पानी रेलवे स्टेशन पे था, हिंदू पानी मुस्लिम पानी, बाय द वे ये हिंदू मुस्लिम पानी पंजाब के अंदर मुझे जो पता लगा है, ये आर्य समाज मूवमेंट के बाद ये सारा शुरू हुआ. वरना गवर्नमेंट कॉलेज का जो पहले जो था ना किचन मेस, जहाँ पे स्टूडेंट थे, वो मिल के ही होता था, वहाँ पे हिंदू फूड इन्होंने डिमांड किया. तो ये कई ऐसी चीज़ें हैं जो छुपी हुई हैं जिनका जिक्र कोई नहीं होता. While I am around, I am going to bring forth all the complexities of the subcontinent, जिनको समझना बड़ा ज़रूरी है. डॉक्टर अंबेडकर का आई रिमेन अ ग्रेट एडमायरर, और उन्होंने ये किताब सारे फैक्ट्स को देखने के बाद लिखी है. और एक हद तक जो बाद में पार्टीशन हुई वो तकरीबन उन्हीं के फार्मूले के साथ हुई, यानी बंगाल की भी पार्टीशन हुई और पंजाब की भी हुई. लेकिन जो कत्लेआम हुआ, सारा कुछ हुआ, वो भी तो साथ साथ है ना. उसकी कॉन्सिक्वेंसेस होमोजेनस अगर एक्सचेंज ऑफ पॉपुलेशन होती तो तब ही होता ना. वो तो अंग्रेज़ भी उसके हक में नहीं थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस भी नहीं थी, और मुस्लिम लीग ने भी फॉर्मली इसको नहीं माना. प्रैक्टिकली तो वेस्ट पाकिस्तान से निकाल दिए गए, बट नॉट फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान. वहाँ पे तो 23% हिंदू थे, जिन पे पहले हमले 1950 में शुरू हुए हैं, व्हेन जिन्ना वाज गॉन. ठीक है, कई चीज़ें जो होती हैं वो इस तरह प्लान नहीं होती. उन्हें मैं कहता हूँ, आप एक पॉलिसी लेते हैं, उसके इंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, उसके अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस भी हो जाते हैं, जिनका आपके बस में नहीं होता.
आप एक वो क्या कहते हैं जिन जो निकाल दें बोतल से, वो अपनी एक ज़िंदगी इख्तियार कर लेता है। मिसेस गांधी ने भिंडरांवाले को प्रमोट किया था अकालियों को कॉर्नर करने के लिए। आखिर में भिंडरांवाले अटैक्ड इंदिरा गांधी, और यू नो व्हाट हैपेंड इन द इंडियन पंजाब। अलकायदा को और सौरों को अमेरिका ने तैयार किया था। अल्टीमेटली व्हाट हैपेंड, जिन्ना साहब ने पंजाब के बरेलवी आलमियों को सारों को किया, और देवबंद के जो राइट विंग है उनको ऑर्गेनाइज किया। पाकिस्तान का नारा क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। ये बकवास की जाती है पाकिस्तान में कि जिन उलमा ने पाकिस्तान को अपोज किया, पाकिस्तान बनवाए ही जिन्ना ने वहाँ के उलमा की मदद से है, और उन्होंने पूरा इस्लाम इस्तेमाल किया है। उसके बाद 11 अगस्त की स्पीच जो है बेमायनी हो जाती है, क्योंकि पब्लिक कॉन्शियसनेस में तो पाकिस्तान वाज सीन एज एन आइडियल इस्लामिक स्टेट, मुस्लिम स्टेट, वट एवर यू वांट टू कॉल इट, बट नेवर ए सेकुलर स्टेट। और तभी वो सेकुलर स्टेट कभी नहीं बन सकी। ये मेरी बातें आप सुन लें, ये तब आपको समझ आएगी अगर आप थोड़ी सी पॉलिटिकल थ्योरी, थोड़ी सी कंपैरेटिव हिस्ट्री भी देखा करें कि दुनिया में क्या क्या हुआ है। आप इंडिया के अंदर एक वो क्या कहते हैं आइडियल सोसाइटी बना लेते हैं कि वो सब कुछ कमाल ही था जी, मुसलमान आए तो हमारी एनस्लेवमेंट हो गई, और उसके बाद अंग्रेज़ आए, ये आउटसाइडर्स हैं, हम लोकल हैं। ये बिल्कुल बकवास है। ठीक है, एरियन इन्वेजन थ्योरी इज़ नॉनसेंस, बिकॉज कोई इन्वेजन नहीं हुई, बट द एरियन पीपल एंड ट्राइब्स केप्ट ऑन कमिंग इन टू द सब कॉन्टिनेंट ओवर सेवरल 100 years, ओवर 1000 years में भी। और नॉर्दर्न नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा उनकी परसेंटेज होती गई। वो आप डीएनए में देख लें। हाँ जी। तो जो यहाँ के लोकल थे, जो क्या कहते हैं मोहनजोदाड़ो हड़प्पा की सिविलाइजेशन, दैट वाज प्री एरियन। क्या वो ड्राविडियन थे या प्रो ड्राविडियन थे या यहाँ की कोई और, दैट्स अ डिफरेंट मैटर। उस पर डीएनए स्टडीज़ हो रही हैं, सारा कुछ हो रहा है। आप रेसिज्म और इस किस्म की बातें करके कि जी एरियंस तो यहाँ से दुनिया में गए हैं, दिस इज़ अ जोक भाई। यू वांट टू लिव इन दिस मेक बिलीव ग्रैंड इंडिया ऑफ योर्स, दैट्स फाइन। साइकोलॉजिकली कोई आपकी खुशी ये पूरी करता है तो ठीक है, बट हकीकत इसके बिल्कुल इससे बहुत मुख्तलिफ है। और यू हैव टू लुक एट द होल रियलिटी। मेरी अपनी क्लेम है कि अगर ये हिंदुज़म का कास्ट सिस्टम ना होता तो बाहर से हमले करने वाले इतने कामयाब भी ना होते। ठीक है, बेटर मिलिट्री साइंस टेक्निक्स, घोड़सवार, ये वो, ऑल दैट मेक्स अ बिग बिग डिफरेंस। लेकिन सोसाइटी का जो अंदर सीमेंट होता है होल्ड करने का, अगर वही कमज़ोर हो तो बाहर से हमलेवार करने वाले जो हैं वो अक्सर कामयाब हो जाते हैं, और वे हुए भी। तो आई थिंक this I needed to say in the context of Dr. Ambedkar. Why didn't Ambedkar then demand a separate state for the Dalits? Because the Dalits were everywhere 10-15% of the population. पंजाब में तो अब कहते हैं 30% है, तो यहाँ पे तो और भी ज़्यादा होते होंगे जहाँ पे भी ये थे। हाँ जी, बट दे वर nowhere in a majority. So Dr. Ambedkar, being a political scientist and knowing all these, knew you can't claim a separate state if you don't have a majority in one area. मुसलमानों ने ये डिमांड इसलिए की कि सारे हिंदुस्तान में तो माइनॉरिटी थे, लेकिन 2 इलाकों में ये मेजॉरिटी में थे, और ये मेजॉरिटीज़ कोई बड़ी नहीं थी। बंगाल के अंदर 52% मुस्लिम्स, 48% हिंदूज थे। पंजाब के अंदर 57.1% ये थे मुसलमान, और अगर प्रिंसली स्टेट्स इंक्लूड कर लें ये ईस्ट पंजाब की, तो 52.3 सिर्फ इनकी मेजॉरिटी थी, बाकी सारे तो हिंदू और सिख थे। तो पाकिस्तान अगर होमोजेनियस बनना था, पीसफुली बनता, ये वो वी विल हैव टू लुक एट दैट लेटर ऑन।
बट दिस इज कि डॉक्टर अंबेडकर कुड नॉट हैव डिमांडेड अ सेपरेट स्टेट फॉर द दलित्स. मैं खुद कहता हूं कि अगर किसी को हक था ना एक सेपरेट स्टेट बनाने का अपनी आज़ादी के लिए, तो वो दलित्स को था, जिनको हिंदुओं ने तो जो किया सो किया, मुसलमानों ने भी कोई अच्छा सलूक नहीं किया. ठीक है, गुरुओं ने बिठा के 5 कास्ट को पानी पिलवा दिया, ये बहुत बड़ा कमाल है. मैं गुरुओं का बहुत कायल हूँ. मैं मुस्लिम सूफियों का भी कायल हूँ जिन्होंने अपने सर्कल्स में सब लोगों को इंक्लूड किया. मैं तो वो जो है भक्ति मूवमेंट के अंदर कबीर की जो पोजीशन है, ये सारे ये एंटी कास्ट, एंटी वो उसकी पॉलिसीज़ हैं. उससे पहले बुद्धिज़्म आई, जैनिज़्म आई, ये सारी मूवमेंट्स तभी आई ना क्योंकि कास्ट सिस्टम वॉज ओप्रेसिव. हर इंसान को नज़र आता है कि यार एट वन पॉइंट आप दूसरे ह्यूमन बींग्स को इतना बुरा ट्रीट नहीं कर सकते ऑन द मिथ कि ये पिछले जन्म में ने इसने ये किया था. बट अम्बेडकर ट्रेजेडी वॉज कि नोइंग ऑल दिस एंड ऑल इज लाइफ स्ट्रगलिंग अगेंस्ट कास्ट ऑपरेशन ही. और एक और बात बता दूं, पूना पैक्ट जो है एक्चुअली उसने ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन दी दलित्स को. महात्मा गांधी के खिलाफ जो मर्जी आप बात कर लें और महात्मा की जो मर्जी नियत हो, बट उन्होंने मोर देन देयर नंबर्स उनको प्रॉमिस किया और बाद में दिया भी, कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा भी बन गए बाय इंक्लूडिंग द आदिवासीज 22.5%. हाँ जी. तो आई वुड स्टिल से कि नेहरू, अंबेडकर, नेहरू, गांधी, मौलाना आज़ाद एंड ठीक है सरदार पटेल राइट विंग हिंदू थे, लेकिन थे तो नेशनलिस्ट. उन्होंने भी कोशिश की जिन्ना साहब से कि आप ये डिवीजन ना करवाएं, हम सारे मिल के रह सकते हैं. विद जिन्ना डिसमिस्ड. बाद में वो बिटर हो गए और उनके बयान जो हैं वो मैंने सब सुन लिए हैं. आई फुली अंडरस्टैंड. आदमी रिएक्ट भी तो करता है ना. लेकिन एवरीबॉडी डिड ट्राई टू कीप इंडिया यूनाइटेड, और उस इंडिया के अंदर मुसलमानों का ठीक ठाक शेयर होता और वो ऐसा शेयर ना होता कि ये इस्लामिक स्टेट बन जाती. दैट वाज ऑल ओवर. मुसलमान भी एक ख्वाब ख्याली में थे जो ये समझते थे, और कोई ऐसा फेयर नहीं था कि अगर इंडिया डिवाइड ना हुआ तो इस्लाम ख़त्म हो जाएगा और मुसलमान उनका निशान ही मिट जाएगा. यार अब जो कर रहे हैं वहाँ पे राइट विंग हिंदू मुसलमानों के साथ, एक्चुअली इट इज़ बिकॉज ऑफ द पार्टीशन. वहाँ पे उनकी परसेंटेज इतनी ज़्यादा हो गई है और पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर सकता उनकी मदद में. सो ऑल दिस I thought I should bring forward in the context of this great thinker, social reformer, champion of the Dalits. उनके राइट्स की जो बात की, वो उनकी जो कंट्रीब्यूशन है वो आउटस्टैंडिंग है और वो हमेशा फॉर ऑल टाइम्स टू कम है. लेकिन ऑन द पाकिस्तान पोजीशन उन्होंने जो कैटेगरीज इस्तेमाल की ऑब्जेक्टिफिकेशन की, वो एक्यूरेट नहीं है. जो यहाँ की कॉम्प्लेक्सिटीज़ थी और जो उसके अंदर वेरीगेशन थी, मुख्तलिफ पोजीशंस थी, दे आर नॉट टेकन इन टू अकाउंट. थैंक यू वेरी मच. सी यू सून विद अनदर वीडियो.